नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में शुरू करेंगे क्लास 11 के अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 7। पिछले 2 वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 6 कवर किया था और जिसका नाम था ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। चैप्टर नंबर 7 के अपने 2 पार्ट हैं। सेक्शन 1 जो कि है डेप्रिसिएशन और सेक्शन 2 जो कि है प्रोविजन एंड रिजर्व। ये इस बुक में भी डिवाइडेड है 2 सेक्शन और हमारे वीडियोस भी यहाँ पे इसी तरह से डिवाइड हैं। 2 वीडियोस में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले जानते हैं कि डेप्रिसिएशन है क्या और ये कैसे अकर होता है। क्या इससे रिलेटेड भी कुछ चीज़ें हैं जिससे हम कंफ्यूज हो सकते हैं डेप्रिसिएशन और उसके बीच में। साथ ही साथ ये किन किन चीज़ों से अफेक्ट होता है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या कैलकुलेट करने के इसको कई तरीके हैं। ठीक है, उन तरीकों में क्या फ़र्क है, ये सब जानेंगे। सबसे पहले ये अकर होता है मैचिंग प्रिंसिपल के कारण। जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग में पढ़ा था कि मैचिंग प्रिंसिपल क्या होता है, जो आपका एक्सपेंस है और आपके इनकम है उसको आपको मैच करना होता है हर अकाउंटिंग पीरियड में। और जो डिफरेंस आता है वो अकॉर्डिंगली कि क्या चीज़ ज़्यादा है उस हिसाब से हम बताते हैं। जैसे अगर इनकम ज़्यादा है तो प्रॉफिट है, अगर एक्सपेंस ज़्यादा है तो लॉस है। ठीक है, अब ताकि ये जस्टिफाइड रहे कि भाई जो भी हम एक्सपेंसेस दिखा रहे हैं, जो भी हम इनकम दिखा रहे हैं वो सही है ना, करेक्ट है। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसे खर्चे जो कई साल तक हमें बेनिफिट दे सकते हैं, यानी कि फिक्स एक्सपेंसेस या फिक्स असेट को खरीदने वाले खर्चे। ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड कर देते हैं कई ईयर्स में। किन ईयर्स में, जितने ईयर्स हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉर्मली कि वो फिक्स असेट चलेगा या वो एक्सपेंस जिस भी चीज़ पे हो रहा है उससे हमें बेनिफिट मिलेगा जितने ईयर्स तक, हम उतने ईयर्स तक उसे डिवाइड कर देते हैं। एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी आपने पढ़ा था, जैसे कि बड़ा सा कोई एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो जाए। जैसे आपने किसी चैनल के साथ समझौता किया कि आप 5 साल तक ऐड दिखाओगे, उस ऐड को शूट करने में आपने फॉर एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन को ले लिया। अब वो ऐड बन गया आपका 10 करोड़ का। अब 5 साल तक 2-2 करोड़ रुपये खर्च आएगा तो सही रहेगा, लेकिन अगर 10 करोड़ खर्च आ जाएगा तो वो गलत हो जाएगा। तो जस्टिफाई करने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब ये जो असेट्स होते हैं फिक्स असेट्स, ये भी ऐसे होते हैं, मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, कोई कमर्शियल व्हीकल हमने बिजनेस के लिए लिया, ऐसी चीज़ें 10 साल चलती हैं। तो उन्हें उतने ईयर्स में डिवाइड करना, उनकी वैल्यू को उतने ईयर्स तक खत्म करना धीमे धीमे ज़्यादा सही रहता है। फिक्स एसेट्स को टेक्निकली डेप्रिशिएबल एसेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसका असल मतलब क्या है डेप्रिसिएशन का, डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट ड्यू टू यूज, पैसेज ऑफ टाइम और ऑब्सोलेट। मतलब नई टेक्नोलॉजी आने के कारण, समय बदल जाने के कारण कई बार चीज़ों की वैल्यू खत्म हो जाती है। कई बार हम उन्हें यूज़ कर रहे होते हैं इसलिए उनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। और कई बार केवल समय बीतने से वो पुराने होते रहते हैं और उनकी वैल्यू गिर रही होती है। इन सभी कारणों से जो वैल्यू में गिरावट आ रही है बाय द टाइम, उसको हम डेप्रिसिएशन करते हैं। ठीक है, फिर कोई भी बिजनेस इंटरप्राइज है, उसने कोई मशीन खरीदी, प्रोडक्शन प्रोसेस में उसको यूज़ किया। अब जैसे जैसे यूज़ करते रहेंगे मशीन की वैल्यू घटती जाएगी, है ना। मान लो प्रोडक्शन प्रोसेस में नहीं लगाया हमने, ठीक, तो उससे कोई प्राइस तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि रियलाइज कर पाएगा, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उसकी वैल्यू घटेगी या नया मॉडल आ जाने, अराइवल ऑफ न्यू मॉडल, नया मॉडल आ जाने के कारण वो ऑब्सोलेट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए जो है हर फिक्स एसेट का कुछ न कुछ डिक्लाइनिंग वैल्यू होता है जिसे हम डेप्रिसिएशन करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक मशीन हमने खरीदी 1 लाख के लिए, हमने माना कि ये 10 साल चलेगी, 2017 में खरीदी हमने 10 लाख में। तो ये कह सकते हैं कि 31 मार्च 2016 और 26
10 साल पूरे हो गए 2026 में, तो 10 साल तक जो है ये चलती रहेगी। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो 1 लाख की मशीन है आपकी, है ना, वो हर साल जो है 10,000 रुपये की वैल्यू से घटे, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि 10 साल बाद वो किसी काम की नहीं रहेगी मशीन। ठीक। तो हमने क्या किया, 1/10 कर दिया उसका कि 10 साल यूज हो सकती है, 1 लाख की मशीन है, तो हर साल वो 10,000 रुपये की उसकी वैल्यू घट रही। ठीक। तो हम हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में से एक चार्ज लगा देंगे डेप्रिसिएशन का, जिससे कि वो जो हमारा कॉस्ट और इनकम है वो सही है। ठीक। एक स्टैंडर्ड लैप्स होता है, लैप्स ऑफ टाइम के कारण, यूज के कारण। ICMA लंदन ने ये डेफिनेशन दी है कि द डेप्रिसिएशन इज अ diminution इंस्टेंस intrinsic value of the asset due to use of lapse of time। अरे diminution depreciation is a टफ वर्ड आपको दे दिया मैंने, क्योंकि ऑफ कोर्स लंदन ब्रिटिश। ठीक है, इस ड्यू to अब diminution क्या है, घटाव। इंट्रिंसिक क्या है, वैल्यू जो करंट वैल्यू होती है ना किसी एक पॉइंट ऑफ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम जो वैल्यू है उसको इंट्रिंसिक। ठीक है। और जो इंडियन इंस्टीट्यूट है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, उसने क्या किया, मेजर ऑफ बेयरिंग ऑफ, मतलब कि जो खर्च कर रहे हैं हम उस एसेट को, यूज कर रहे हैं, पुराना हो रहा है ना, कंजम्पशन। बेयरिंग आउट बेसिकली पुराना होना होता है, और कंजम्पशन होता है उसको यूज करना। और अदर लॉस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट, ऐसा एसेट जो डेप्रिशिएट हो सकता है। दिल्ली में यही गलती करते हैं, डेप्रिशिएशन जिसको नहीं पता होगा तो डेप्रिशिएबल भी क्या जानेगा, लेकिन depreciable asset arising from use, deflection of time or obsolescence to technology and market change। ये समझ रहे हैं ना कुछ बात? जो मैंने को बताया वही बात रिपीट हो रहा है। यही आपका AS6 में AS6 वर्ड याद रखिएगा। वैसे ये जो आपके दूसरे चैप्टर में बताया ही है कि AS6 डेप्रिसिएशन क्या होता है, कहाँ होता है, क्या स्टैंडर्ड्स पढ़ रहा था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बड़ी ट्रांसग्राम कई बातें ज़्यादा लिखी हुई। फीचर्स क्या हैं? इट इज डिक्लाइन इन द बुक वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट की बुक वैल्यू है, जो हमारे फिक्स्ड एसेट अकाउंट होगा उसमें जो उसकी वैल्यू गिवन होगी उसमें डिक्लाइन होता रहेगा। ठीक है। इट इंक्लूड्स लॉस ऑफ वैल्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ टाइम यूजर ऑप्शन, जैसे वही बात। ठीक है। कंटिन्यूस प्रोसेस है बिल्कुल। हर साल प्रॉफिट में से एक फिक्स कॉस्ट और डिप्रेशन से एक फिक्स पार्ट हटता रहेगा। सॉरी, फिक्स्ड एसेट का फिक्स पार्ट। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस में घटेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में, लेकिन कैश से नहीं घटेगा, कहीं भी देना नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैश आउटफ्लो एक बार में ही हो गया। देखिए, कैश आउटफ्लो आप एक बार में जब मशीन खरीद के लाओगे तभी दिखा देगा कि 10 लाख का कैश गया, क्योंकि सही में उससे समझा रहा होगा, मशीनरी में भी 10 लाख एक साथ ऐड हो जाएगा। लेकिन लॉस में 10 लाख एक साथ ना चला जाए, इसीलिए हम इसको हर साल 10,000 करके घटाते हैं। ठीक। डिप्रिशिएशन से कुछ सिमिलर टर्म्स भी हैं जिससे कंफ्यूजन हो जाता है। एक है डेप्रिशिएशन। डिप्रिशिएशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का, जैसे कोल माइन हो गया, एग्रीकल्चरल लैंड हो गया, है ना। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या कहते हैं कि ये सिर्फ यूजर से ही डिप्रिशिएट ज़्यादा होता है। ठीक। जब आप कोल माइन खरीदते हो और फिर माइनिंग करना शुरू करते हो तो कोल घट रहा है, जैसे जैसे आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसीलिए उस माइन की वैल्यू घट रही है कोल एक्सट्रैक्ट करने के बाद। इट इज़ हाईली पॉसिबल कि आप उस लैंड को एज इट इज छोड़ दो तो वो डिप्रिशिएट ना हो। ठीक है। इसीलिए डिप्रीशिएशन और डिप्रिसिएशन में ये फर्क है। एग्रीकल्चर लैंड का भी ऐसे ही है, जैसे जब उसमें खेती करते जाओगे उसका क्या होगा, जो फर्टिलिटी है वो घटती जाएगी। अमोर्टाइजेशन, ये इनटेंजिबल एसेट का होता है, जैसे कि पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रैंचाइज एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें आप खरीदते हो, किसी कारण से खरीदते हो, जैसे आपने पेटेंट करवाया। गुडविल अक्सर आप नहीं खरीदते हो, 3 महीने में बिजनेस करते करते बढ़ती है, नहीं तो अगर आप कोई पार्टनरशिप बिजनेस चला रहे हो तो आपके 11th क्लास के बिजनेस चैप्टर में भी पढ़ा होगा गुडविल का नाम, पार्टनरशिप में। तो वहाँ पे क्या होता है कि किसी ऐसे फेमस व्यक्ति से आप पार्टनरशिप कर लो जिसकी ऑलरेडी गुडविल मार्केट में है,
तो एक तरीके से उससे गुडविल खरीदना कहता जाता है, क्योंकि आप उससे शेयर प्रॉफिट का ज़्यादा देते हो पर कैपिटल कम लेते हो। ठीक है, जो आपने कमी कर दी कैपिटल लेने में, उससे कैपिटल शेयर लेने से, वही आपका खर्चा है गुडविल का। ठीक, ऐसे ही आपने कोई सामान नया रिसर्च और डेवलपमेंट के थ्रू ईजाद किया जो आप चाहते हो आप ही बेचो, जिससे कि किसी और को उसका बेनिफिट ना हो, और आपको अब जितना बनाओ आपको सब आप ही से करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ आपको पेटेंट करानी पड़ेगी, उसका भी आपको खर्चा लगेगा। ठीक, पेटेंट गुड्स में होता है, कॉपीराइट सर्विसेज में होता है। जैसे एंटरटेनमेंट के लिए आप मूवीज देखते हो, टीवी सीरियल देखते हो, आप देखते हो कि लास्ट में या स्टार्टिंग में एक सी करके सर्कल मार्क आता है और उसमें ईयर और जिसने कॉपीराइट ले रखा है उस कंपनी का नाम है। ये जो आपने फिल्म देखी है, जो आपने वीडियो देखा, वो किसी का उसको कॉपीराइट है। ठीक है, ट्रेडमार्क्स होते हैं, जैसे कि मान लीजिए नाइकी है, उसका टिक जैसा है, ये टिक यहाँ पे नहीं बन पाएगा, है ना। जैगवार का एक उड़ता हुआ चीता टाइप का है ना, जो उड़ता हुआ चीता का बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा मुझसे। तो इस तरीके से क्या है, तो इनको कहते हैं ट्रेडमार्क। ये भी आपको रजिस्टर कराना पड़ता है, कोई और नहीं यूज़ करता, कोई और यूज़ करेगा तो वो आपके बिजनेस की लोकप्रियता का, इसके ऊपर जो लोगों का एक ट्रस्ट है पुराना, उसका वो बेनिफिट उठाने लगेगा, है ना। इसीलिए तो ये आपको फ़ायदा भी देता है। कोई आपकी चीज़ें कॉपी नहीं कर पा रहा है, कोई आपका बनाया हुआ सामान है तो कॉपी करके बेच नहीं सकता, है ना। कोई आपके नाम पे अपना सामान ज़्यादा महंगे में बेच पाए, ऐसा नहीं कर सकता, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको बेनिफिट देती हैं लॉन्ग टर्म, और ये भी आप उसमें भी आपका खर्चा आता है। लेकिन ये एग्जैक्टली सेम नहीं है फिक्स्ड एसेट्स की तरह। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स दिस इज टैंजिबल एसेट्स, जैसे कि बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इसीलिए इसको अमोर्टाइजेशन कहा गया है। बट लगभग ये काम वैसे ही कर रहा है, अकाउंटिंग इसकी वैसे ही हो रही है। इसको भी अगर 10 लाख का है और 10 साल तक फायदा दे रहा है तो 1-1 लाख में डिवाइड कर देंगे हम लोग। ठीक है, कॉज ऑफ डिप्रेशन में ऊपर पढ़ लिया, वेयर एंड टियर हो गया, एक्सपायरेशन ऑफ लीगल राइट्स। जैसे अगर हम पेटेंट कॉपीराइट कर रहे हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वेयर एंड टियर तो होगा कि हम इसको खर्च कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे, पुराना हो रहा है, नहीं, तो लीगली एक्सपायर हो रहा है धीमे धीमे। ऑब्सोलेंस, टेक्नोलॉजी में पुराना हो गया। अब नॉर्मल फैक्टर जैसे कि कोई आग लग गई या कोई आ गया, फ्लड आ गया, उस वजह से चला गया, या एक्सीडेंट में कुछ डैमेज हो गया, कुछ डैमेज को रिपेयर करा, पर रिपेयर कराने पर वो बात तो रहती नहीं है, तो इस वजह से भी डिप्रिशिएट हो जाता है। नीड फॉर डिप्रिशिएशन क्यों चाहिए हमें, क्यों अकाउंट करना है इसमें? एक तो मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, बिल्कुल सही बात है। जब हमें वो 10 साल तक फायदा दे रहा है, वो महंगा है बहुत ज़्यादा, तो हम क्यों उसे 1 साल में दिखा के खत्म करेंगे। कॉस्ट एंड रेवेन्यू मैच करनी चाहिए, तो इसलिए हम उसे 10 साल तक डिवाइड करेंगे। कंसिडरेशन ऑफ टैक्स, टैक्स हमारा एकदम से ऑल ऑफ अ सडन लग जाएगा, है ना? तो इसीलिए ये भी एक प्रॉब्लम होती है। ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल पोजीशन तभी दिखेगी जब आप जो चीज़ जितनी यूज़ कर रहे हो उतने ही खर्चों में दिखाओ। कंप्लायंस विद लॉ, लॉ भी हमें यही कहता है कि हम इस तरीके से डेप्रिसिएशन को एंटर करें अपनी बुक्स पर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्या क्या चीज़ें हैं जिससे डेप्रिसिएशन का अमाउंट तय होता है। पहले तो कॉस्ट ऑफ एसेट, ऑब्वियसली अभी हमने देखा कि 10 लाख था, हमने डिवाइड कर दिया, 1-1 लाख रुपया आ गया डेप्रिसिएशन 10 साल का। ठीक है, तो ये 10 लाख क्या था, कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है, जिसने हमने उसे खरीदा। एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, अच्छा हर चीज़ ऐसी नहीं होती कि 10 साल आपने यूज़ करी, आप उससे बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, 10 साल बाद वो बिल्कुल 0 रुपए की होगी, ज़रूरी नहीं। ठीक है, कोई मशीनरी है, कोई व्हीकल है, उसकी रीसेल वैल्यू भी होती है। ठीक, या जब आप उसको अपने लिए स्क्रैप समझते हो तब भी उस स्क्रैप वैल्यू उसकी कुछ होती है। तो मान लिया कि कोई मशीन है 9 लाख रुपए की, और जब वो हम यूज़ कर लेंगे अच्छे से, तब भी उसकी रीसेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू 1 लाख बचेगी। तो ये 1 लाख क्या है, नेट रेजिडुअल वैल्यू। ठीक, सॉरी, हाँ जी, तो 1 लाख आपकी एस्टिमेटेड नेट वैल्यू है। फिर आता है डेप्रिशिएबल कॉस्ट। अब जब आप इन दोनों को माइनस कर देते हो भाई, 9 लाख की आपने खरीदी, उसमें से 1 लाख आपने माइनस कर दिया, अब आप इसकी वैल्यू जो यूज़ करोगे पूरे इसकी लाइफ टाइम, जो भी उस एसेट का लाइफ है, तो वो क्या होगा, वो 9 - 1 8 लाख होगा, यानी इस पे डेप्रिशिएशन लगना चाहिए 1 लाख। ठीक है,
एसेट माइनस नेट रेजिडुअल वैल्यू। ठीक, अब आपने देखा था कि जब हम ये सब नहीं कर रहे थे, हम उसकी वैल्यू 10 लाख ही मान रहे थे, है ना, 10 लाख की चीज, तो भी मुझे डिवाइड कर रहे थे 10 साल में। ये 10 साल क्या है, इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है। किसी भी प्रोडक्ट की कुछ भी हो सकती है। कोई बिल्डिंग है वो 20 साल चल सकती है, कोई मशीनरी है वो मान लो 5 ही साल चल सकती है, कोई फर्नीचर या व्हीकल है वो 10 साल, 12 साल, 15 साल चल सकती है। तो ये इसकी क्या है, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, जिससे हम डिवाइड करेंगे उसकी डेप्रिशिएबल वैल्यू, है कि नहीं। अब देखते हैं कि कैसे डिवाइड करते हैं, क्यों डिवाइड करते हैं, क्या कई तरीके हैं डिवाइड करने के। बिल्कुल, मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएबल डेप्रिसिएशन अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले तो आप देखोगे टाइप ऑफ नेचर ऑफ सर्कमस्टेंसेस प्रिवेलिंग इन द बिजनेस। इसके ऊपर आप तय करोगे कि जो हम चेंज इन डेप्रिसिएशन है वो रखें कि ना रखें। मतलब डेप्रिसिएशन हमारा पूरे उसकी लाइफ टाइम सेम रहे कि अलग अलग रहे। अलग अलग क्यों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि भाई जैसे आप कार खरीद के लाए फॉर एग्जाम्पल, ठीक, आपने फॉर एग्जाम्पल 6 लाख की कार खरीदी। अब आपने जैसे ही खरीदी आप देखोगे कि मार्केट में आप बेचने चलो, उसको आपने एक दिन भी यूज नहीं किया तो भी वो 6 की नहीं बिकेगी। ठीक है, क्योंकि शोरूम से इंसान खरीदना ज़्यादा पसंद करेगा बजाय कि उस पर टैग लगवाना कि सेकंड हैंड है। ठीक है, तो इसीलिए शुरुआत में पहले ईयर में वैल्यू ज़्यादा घटती है, लेकिन दूसरे साल से वैल्यू उतना नहीं घटती है, कम कम घटने लगती है। ठीक, ऐसे ही करते करते जो लास्ट ईयर होता है उसमें सबसे कम घटती है, क्योंकि काफ़ी हद तक उसकी वैल्यू डाउन हो चुकी होती है और डाउन उतने रेशो में नहीं होती। तो इसीलिए डिपेंड करता है कि किस टाइप का असेट है, क्या नेचर है उसकी यूजेस का, और बिजनेस में क्या सर्कमस्टेंस प्रिवेल कर रहे हैं, उस हिसाब से क्या होता है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड लगाएंगे, मतलब कि हर साल सेम डिप्रिसिएशन लगाएंगे, या घटता हुआ डिप्रिसिएशन लगाएंगे, यानी कि डिक्लाइनिंग वाला, जिसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, इसके इन दोनों के बहुत और भी नाम हैं, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, और स्ट्रेट लाइन का आप एक और नाम कर सकते हो, यहाँ पे लिखा है। हाँ, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट। दोनों नामों से पता चल रहा है कि ये सेम रहते हैं। इसमें सीधे सीधे कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड नेट रेजिडुअल वैल्यू, मतलब कि जो हमारा डेप्रिशिएबल वैल्यू है वो लेते हैं और एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देते हैं। 2.5 लाख की मशीन 50 लाख में जा सकती है, स्क्रैप होने के बाद तो बचा 2 लाख, 2 लाख को 10 से डिवाइड किया, आगे 20 10 साल उसकी एस्टिमेटेड लाइफ थी। और हमने देख लिया इसको डिवाइड करके 20 लाख को 2.5 लाख 100% करके कि क्या इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है, 8%। ठीक है, इसका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब स्ट्रेट लाइन मेथड के फायदे क्या है, बहुत सिंपली कैलकुलेट किया आपने, समझ में भी आता है आसानी से, अप्लाई भी आसानी से हो जाता है। जो भी उसका 20,000 का वैल्यू निकले हर साल आप माइनस करते चलो। एसेट कैन बी डिप्रिशिएटेड अप टू नेट स्क्रैप वैल्यू, जो भी उसकी नेट स्क्रैप वैल्यू है, या अगर जीरो वैल्यू खत्म हो रहा है तो वहाँ तक आप उसको डिप्रिशिएट कर सकते हो उस दिन। हर साल आप सेम चार्ज घटाते रहो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। अलग अलग ईयर्स के जो प्रॉफिट और कंपैरिजन है वो भी आसान हो जाता है। भाई अगर आप डिप्रेशन अलग अलग लगाओगे, लेकिन नॉन वैल्यू में करते आपसे, तो आप प्रॉफिट को कंपेयर करके ये नहीं कर पाओगे ना कि डिफरेंस और किन किन कारणों से आ रहा है। ठीक, क्योंकि एक कारण तो आपको कंफ्यूजन का यही रहेगा कि डिप्रेशन ही बदल गया होगा, दूसरे साल अलग करता रहेगा। ठीक, और अगर आपने एस्टिमेटेड वैल्यू सही रखा ली है तो आप जो है बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के चलते चले जाओगे। ये भी इसका बेनिफिट है। नुकसान क्या है, ये फॉल्टी असम्पशन है कि जो है ऐसे जो है हम हर अकाउंटिंग ईयर में सेम यूटिलिटी देता है या सेम अमाउंट से घटता है। ठीक, एक एसेट की वर्क एफिशिएंसी घटती है, उसका मेंटेनेंस एक्सपेंस बढ़ता है, तो इसीलिए उसका डिप्रेशन होता अलग ही होना चाहिए। ठीक, दोनों ने कारण अलग बताया, लेकिन बात एक ही है कि स्टेट लाइन मेथड जो अज्यूम कर रहा है कि सेम डिप्रेशन लगता है मतलब वो गलत है। अब ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड क्या है, आपने पहले परसेंटेज निकाल लिया, ठीक, कि 10% लगेगा। अब ये 10% जो है हर साल बची हुई वैल्यू करेगा। जैसे फर्स्ट ईयर तो आपने तो 20 लाख की मशीन फॉर एग्जाम्पल खरीदी है, तो 10% 2 लाख होता है क्या।
जैसे यहाँ 2 लाख होना चाहिए, इन्होंने वो अगले साल भी 2 लाख रखा है, यानी कि गलती यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका 2 लाख होगा, इसका 10% 20,000 होगा। अब पहले साल तो आप 20,000 घटाओगे, 1,80 हो जाएगा, लेकिन अगले साल आप 10% लगाओगे, बच ही होगा, ठीक है, 1,80 और 18,000 माइनस करके 1,62 करेगा। फिर एक थर्ड ईयर में लगाओगे 10% 16 तो आ जाएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आपकी कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं अमाउंट्स, ठीक है, हर साल आपको कैलकुलेट करना पड़ता है, ये सब चीज़ें। लेकिन उन्हें फॉर्मूला बता दें जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी काम आता है तो आपको किसी पर्टिकुलर ईयर का चाहिए, ठीक। अच्छा, इन्होंने परसेंटेज निकाल दिया कि अगर हमें लाइफ पता है और हमें उसी टाइम पे खत्म करना है और उसकी वैल्यू पता है, नेट सैलरी वैल्यू भी पता है, तो आप इन चीज़ों से मिलकर कैसे परसेंटेज निकालोगे, ऐसा परसेंटेज जिससे कि हर साइड उस टाइम पे खत्म ही हो जाए, ये फॉर्मूला है। वैसे ज़्यादातर ये काम का नहीं है आपके, क्योंकि आपको क्वेश्चन में परसेंटेज दिया है। एडवांटेजेस क्या है, ये थोड़ा मोर रियलिस्टिक। हाँ, ये रिपेयर एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन का टोटल बर्डन इसको प्रॉफिट और अकाउंट में लगभग बराबर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसे अगर आप सेम डेप्रिसिएशन ऐसा रखोगे लेकिन रिपेयर एक्सपेंस तो बढ़ रहा होगा पुराने होने के साथ चीज़ों का, तो इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे फर्क अलग अलग रहेगा, लेकिन इससे ऑलमोस्ट सेम हो जाता है वो बर्डन, क्योंकि डेप्रिसिएशन शुरुआत में ज़्यादा लगता है, बाद में कम हो जाता है, रिपेयर शुरुआत में कम लगता है, बाद में लगता है। इनकम टैक्स एक्ट जो है अक्सर इस मेथड को ज़्यादा वैल्यू करता है, कहते हैं ये सही है, ये मेथड सही है। लिमिटेशन क्या है, कैलकुलेशन जो है कैलकुलेटेड एक फिक्स परसेंटेज जो है इसका रहता है ना, और डेप्रिसिएशन की कॉस्ट पूरी तरीके से फिर रिटर्न ऑफ नहीं हो पाती है, और वैल्यू ऑफ एसेट कभी जीरो भी नहीं हो पाती, क्योंकि जब भी आप 10% 10% 10% बताते जाओगे कभी ना कभी कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, ठीक है। और एक सूटेबल अमाउंट आप नहीं फिक्स कर पाते उसमें। कंपैरेटिव एनालिसिस कोई खास नहीं है, डिफरेंसेस जितने भी हैं आप लोग खुद देख सकते हैं, ठीक है। डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होता है, देखिए जब आपने एसेट खरीदा तो एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बिल्कुल। अगर आप जब ये वीडियो देख रहे हो तो न्यूमेरिकल वीडियोज अपलोड हो चुके हैं, तो आप थ्योरी से न्यूमेरिकल थ्योरी से न्यूमेरिकल ऐसे चला सकते हो, तो उससे क्या होगा जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो मुझे बहुत कुछ नहीं बताना पड़ेगा, तो मैं क्या करता हूँ न्यूमेरिकल के वर्ड्स पे ले जाके छोड़ता हूँ थ्योरी चैप्टर, ठीक, थ्योरी वीडियोज़ को। जब मैं न्यूमेरिकल वीडियोज़ रिकॉर्ड करूँगा तब मैं आपको कुछ चीज़ें जो कॉमन है जैसे यहाँ से स्टार्ट करा दूँगा उसमें, ठीक। तो असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट या वेंडर अकाउंट, क्योंकि आपने एसेट खरीदा वो डेबिट होगा बढ़ेगा, और बैंक अकाउंट घटेगा तो कुछ आपने पे किया, या वेंडर अकाउंट बढ़ेगा क्योंकि वो आपका क्रेडिटर हो जाएगा बन जाएगा, ठीक है। सिमिलरली जब आप इसको एवरी ईयर डेप्रिसिएशन लगाओगे तो ये एसेट अकाउंट में डेबिट होने के कारण नहीं बढ़ा था, वो क्रेडिट होने के कारण यानी कि घटता रहेगा हर साल, और डेप्रिसिएशन बढ़ता जाएगा। लेकिन डेप्रिसिएशन कलेक्ट नहीं होगा, एक्यूमुलेट नहीं होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जिस साल जितने से बढ़ेगा प्रॉफिट लॉस में जाके वो उतने से ही गायब हो जाएगी, ठीक। और लास्ट में बैलेंस शीट ट्रीटमेंट होगा, मतलब फिर एसेट की वैल्यू घट जाएगी और जो नेट बुक वैल्यू उसकी बचेगी वो कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, देखिए ये सब आपका न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन है कि कितने टाइप से आप जो है अकाउंटिंग कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो उसमें क्या है कि बीच में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना दिया, ठीक। इससे क्या हुआ कि आपने स्टार्टिंग में ही एक बड़ी एंट्री डेबिट साइड में कर दी, जिससे कि बैंक अकाउंट में जो क्रेडिट साइड एंट्री हुई है वो मैनेज हो गया, ठीक। और हर साल आपने डेप्रिसिएशन उठा के उससे निकालते रहे और ग्रॉस कॉस्ट में डालते रहे, ना कि एसेट से निकाल, ठीक है। तो आपका लास्ट में क्या होगा, मान लीजिए 10 साल की वैल्यू है तो 10 साल बाद आपका एसेट अकाउंट वैसा ही बना रहेगा उतने ही रुपए का, लेकिन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में लगभग उतना आ गया होगा, और आप लास्ट में सेल करते टाइम एसेट को उससे राइट ऑफ कर दोगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आपकी 10 लाख का एसेट है, आपने हर साल 1 लाख डेप्रिसिएशन लगाए, लेकिन इसके लिए आपने पहले ही प्रोविजन 10 लाख का बना लिया था, ठीक। सॉरी, आपने प्रोविजन डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया और 1 1 लाख आप उसको डालते गए डालते गए डालते गए,
अब जब आप एसेट बेचने वाले 10 साल बाद मान लीजिए 9 लाख का, और आपने 90-90 हज़ार 10 बार इसमें डाला है, तो 9 लाख का ये राइट ऑफ कर देगा। ठीक, एंट्रीज कैसे होती है लेकिन दोनों में समझिए। जैसे प्लांट खरीदेगा, प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5 लाख, फिर क्या होगा, इसको इंस्टॉल कराना है 50,000 रुपये लग गए चलिए, और आपने डिप्रेशन निकाला कि हमें वही 54,000 डिप्रेशन यहाँ पर लगाना है, तो आपने 31 मार्च को 54,000 डिप्रेशन लगाया, और 31 मार्च को उसको उठा के प्रॉफिट एंड लॉस से खत्म कर दिया। इसीलिए आपका प्लांट अकाउंट तो 5,50,000 का हो गया, और सॉरी 5,50,000 का हो गया, इसमें से आपका डिप्रेशन घटा और 490 का आपका बैलेंस बचा अगले। और देखोगे कि 490 का बैलेंस एसेट अकाउंट में तो बच जाए, लेकिन जब आप डिप्रिसिएशन में देखोगे तो किसी भी के कोई बैलेंस नहीं बचेगा। 54 आया, 54 गया, 54 आया, क्योंकि शेयर का मेथड है तो सेम है, 54 गया, 54 आया, 54 गया। कैलकुलेशन कैसे हुआ कि 5 तक का की वैल्यू है, 50,000 इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, 550 होगी वैल्यू इसकी, लेकिन इंस्टॉलेशन कॉस्ट जितनी भी आपकी इनिशियल कॉस्ट होती है वो उसमें जुड़ जाती है। अब 1 महीने बाद आप कोई खर्चा करोगे तो उसमें नहीं जुड़ेगा। ठीक, सैलरी वैल्यू मान लीजिए 10,000 है, तो अपने 10 महीने कर गया, पता चला आपको 54,000 है उसकी कॉस्ट, तो 5,40,000, 10 साल की वैल्यू चल सकती है। ठीक है, 10 साल तक वो मशीन भी ले सकती है, तो उसको 54,000 10 से ऐड करके निकाल दिया। ये आपका पहला इलस्ट्रेशन था। जो भी आपके इलस्ट्रेशन 2 ऑनवर्ड होते हैं वो मैं हर चैप्टर की तरह न्यूमेरिकल वीडियोस बनाऊंगा तब समझाऊंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ और थोड़ी बचा। डिस्पोजल ऑफ बिल्कुल बचा है। जब आप उसको 10 साल तक डिप्रेशन दिखाते रहोगे, 5 साल तक डिप्रेशन दिखाते रहोगे, जो भी उसकी वैल्यू है, तो उसके एंड में अब आपको जब उसे बेचोगे तो खत्म करना होगा। आप खत्म करोगे तो एसेट अकाउंट मोस्टली कम से बचा होगा, तो आपने उसको बेच, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये बचे एसेट अकाउंट में डिप्रेशन लगा लगा के 8 सालों तक, अब वो बिका मान लीजिए 45,000 में, तो क्या हुआ, बाकी 5,000 एसेट अकाउंट को कैसे खत्म करोगे, एसेट का कुछ बचा नहीं, तो आप लॉस में आएंगे, ठीक है, बेचने का नुकसान हो गया। मैं एस्टिमेट की वैल्यू 50,000, डिप्रिशिएट करने का हमारी वैल्यू 50,000 बची थी, तब बिका 45, उल्टा भी हो सकता है, हो सकता है 55 में बिका। ठीक, तब आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, उल्टा हो जाएगा, ये लॉस वाला क्रेडिट है और प्रॉफिट वाला डेबिट। इस तरीके से देखा था, जो एसेट अकाउंट है वैसे अकाउंट है, यहाँ पर 4 लाख खरीदा, 90,000 डिप्रिशिएशन, 3 10 का बचा, फिर आपने 90 लगाया, 2 20 का बचा, फिर 90 लगाया, तीसरे साल, फिर 1 30 का बचा। अब 1 30 के बाद आपका बिका कितना था, तो सही 99,000 अपने डिप्रिशिएशन लगाया, बचा वो 31,000। लेकिन जो है क्या कहते हैं कि वो क्या है भाई, ये बैलेंस ही नहीं हो रहा है, 90,000 हर साल 90 लग रहा है, इस साल भी 90 लगेगा, 90,000 डिप्रिसिएशन लगा, बचा 40,000, लेकिन आपकी बिक्री वो 50, तो आपका प्रॉफिट हो गया। दोनों सारे, दोनों तरफ 40 बैलेंस भी है, वो इक्वेट भी हो गया, और बैलेंस शीट में कुछ बचा भी नहीं, निकल कर क्योंकि ऐसे टर्म हमारे पास है नहीं। ठीक, और डिप्रिसिएशन कैसे बनाया आपने, डिप्रिसिएशन आपने बनाया जब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट, तो देखिए यहाँ तो आपने डिप्रिसिएशन लगाया था, दूसरा तरीका क्या है, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, तो उसमें आपका बैलेंस 4 ही है, लेकिन लास्ट में 3 साल जो डिप्रेशन प्रोविजन था तो एक साथ आएगा, और इसकी वैल्यू कर देगा 4 माइनस 3 यानी 40, और 50,000 में बिका तो 10 का। लेकिन वहाँ पे डिप्रेशन कहाँ जा रहा होगा, कल यहाँ जा रहा होगा, और लास्ट में ट्रांसफर हो जाएगा मशीनरी पर। जैसे आप डिप्रिसिएशन या प्रोविजन पर डिप्रिसिएशन में आ सकते हो, वैसे ही आप एसेट अकाउंट के साथ साथ एसेट डिस्पोजेबल अकाउंट में आ सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी क्या है, सब कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन है, तो इसलिए ये न्यूमेरिकल वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस है, आप ऐसे डिस्पोजेबल अकाउंट बनाने लगे तो। ठीक, इसी के साथ सेक्शन 1 की थ्योरी खत्म होती है। सब कुछ अपना न्यूमेरिकल वाले ही पार्ट है, और आपका सेकंड सेक्शन शुरू हो जाएगा अगले वीडियो में, प्रोविजन है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।